तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में यूनेस्को ने किसे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया? तो आंसर होगा मुरा द्रवा डैन्यूब को। तो यूनेस्को ने यूरोप के मुरा द्रवा डैन्यूब को महाद्वीप पर सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये यूरोप के अमेजन के रूप में जाना जाने वाला दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। 5 देश क्यों? क्योंकि ये 5 देशों में फैला हुआ है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे देखो, भारत में अगर बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो याद रखना 18 हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की सूची में शामिल है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजन के वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, और सर्वाधिक जैव विविधता पूरी दुनिया में यहीं पे पाई जाती है। अब बात यूनेस्को की है। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में और किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे उजाले हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं करंट अफेयर्स का, तो बताओ किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है? और भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? धोलावीरा बना। ये आपको मिलेगा गुजरात में। ये एक हड़प्पा स्थल है और इसका स्थानीय नाम क्या है? कोटड़ा टिम्बा। याद रखना, यह हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। और इससे पहले भारत का 39वां 39th यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? ये एक मंदिर था, रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये डी गुकेश, जिन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। बाकी राजा ऋत्विक, ये हमने पढ़ा था, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कहां से है? तेलंगाना से है। इनसे पहले 69 नंबर के कौन थे? हर्षित राजा थे। ये पुणे महाराष्ट्र से थे। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है, भारतीय अमेरिकी हैं ये। और डी गुकेश आपको बताया भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, दुनिया में तीसरे सबसे युवा हैं, ये तमिलनाडु से हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है। और ये वही है जिन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। कब? 1991-92 में। और आप जानते ही हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी। लेकिन प्रश्न अगर आता है कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो एस विजयलक्ष्मी है। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमने पढ़ा था, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। एक प्रश्न आया था एग्जाम में
कि जो चेस बोर्ड होता है इसमें टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, 204 होते हैं। और चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। यहां से भी प्रश्न बनता है कि फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता, जॉन डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। और कोनेरू हम्पी ये चेस प्लेयर है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था एक बार एग्जाम में इनका नाम देकर कि इनका संबंध किस खेल से है, चेस से है। और वैसे इनसे भी एक प्रश्न याद रखो आप करंट अफेयर्स का, कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता था कोनेरू हम्पी ने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा जस्टिन ट्रूडो। तो अभी जस्टिन ट्रूडो ये देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। बाकी इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के प्रेसिडेंट बने थे। और स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बात तो यहाँ पे कनाडा की है, तो ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल ओटावा हो गई, करेंसी कनेडियन डॉलर हो गई, जस्टिन ट्रूडो हो गए। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस देश की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है, यानी कि किस देश की बाउंड्री सबसे ज्यादा पानी से घिरी हुई है, तो आंसर होगा कनाडा। उसी तरह से यही प्रश्न अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य के रेस्पेक्ट में, तो आंसर होगा गुजरात। और कौन से दो देश हैं जिनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे लंबी है, तो आंसर होगा यूएस और कनाडा के बीच की। और उसको क्या कहा जाता है, 49th पैरेलल कहा जाता है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपको मिलेगी कनाडा के विनिपेग में। और कनाडा में है मॉन्ट्रियल शहर, यहीं पे एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका संबंध किससे था, ओजोन परत संरक्षण से। कब हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए हमने 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। और वैसे आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर मिलेगा किसका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व गुलाब दिवस वर्ल्ड रोज डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो विश्व गुलाब दिवस यह हर साल 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसे 12 साल की एक लड़की मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जो ऑस्किन्स ट्यूमर नाम के घातक ब्लड कैंसर की शिकार थी। वैसे 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड राइनो डे के रूप में भी मनाया है। और इसकी थीम क्या थी, कीप द गिव अलाइव। और 22 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय कार मुक्त दिवस, कार फ्री डे के रूप में भी मनाया गया। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो एक बार चलिए रिवाइज करते हैं सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए। देखो, सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 सितंबर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। सितंबर को तो हम वैसे पोषण माह के रूप में मना ही रहे हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड कोकोनट डे। और एक है अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, सितंबर के पहले शनिवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 4 सितंबर को मनाया। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया, नेशनल टीचर डे होता ही है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया। 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी होता है। और 15 सितंबर को हमने वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया। 16 सितंबर ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया। 18 सितंबर को अभी विश्व बांस दिवस मनाया था। 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया। और सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया जाता है, जो इस बार 18 सितंबर को ही मनाया। और इसी तरह से सितंबर के तीसरे शनिवार को ही अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी मनाया जाता है, जो 18 सितंबर को ही मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस अभी 21 सितंबर को मनाया। और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये भी 21 सितंबर को मनाया। तो सितंबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नाम की बुक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा कावेरी बमजई।
तो अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, वैसे कावेरी बमजे इनका नाम है, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। बाकी डॉक्टर प्रभलीन सिंह शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक लिखी। और केजे अल्फोंस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक लिखी इन्होंने। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, पिनाराई विजयन, इन्होंने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 स्टार्टअप का समर्थन देने की क्षमता वाले डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। तो केरल के कोच्चि में टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर में ये जो उत्पाद विकास केंद्र है ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है, और इसका उद्देश्य इस हब में 2500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और याद रखना, केरल स्टार्टअप जो मिशन है उसके तहत इस परियोजना को ऑपरेट किया जा रहा है। और स्टार्टअप से आपको याद होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है उसने स्टार्टअप्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया था। लेकिन यह बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री फिर से बन गए थे पिनाराई विजयन। और भारत के जो पहले स्पेस टूरिस्ट हैं संतोष जॉर्ज, वो केरल से ही हैं। बताइए, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये स्थापित किया जाएगा कहां? केरल में ही। केरल ने ही कृषि कर्ण परियोजना शुरू की थी। चलो, देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये कहां पे शुरू किया जाएगा? केरल में ही। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें केरल टॉप पे था। केरल जो है ये लिटरेसी रेट और सेक्स रेशो दोनों में नंबर 1 पर है। केरल ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन को भी शुरू किया था। केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? वीना जॉर्ज बनी थी। और केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री कौन है? गौरी अम्मा है, जिनका भी निधन हो गया। केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी। और भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका, ये केरल में स्थापित किया गया। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये केरल में ही बना है। केरल में ही स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया गया। केरल के कोझिकोड में ही भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। केरल के 2 इंपॉर्टेंट डांस आप याद रखना, कथकली और मोहिनी अट्टम। यहीं पे आपको एरविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा, साइलेंट वैली मिलेगा, पंबादम 16 नेशनल पार्क मिलेगा जिसे अनामुडी 16 नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है। और हाथी किन और राज्यों के स्टेट एनिमल है? केरल, कर्नाटक और झारखंड। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के कितने इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला? तो आंसर होगा 2 को। तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है ना, कौन, भूपेंद्र यादव, अभी उन्होंने बताया कि भारत के 2 जो बीच हैं जिनमें से एक है केरल का कोवलम और एक है पुडुचेरी का ईडन बीच, जिसे अभी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। और इसी के साथ भारत में इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग वाले 10 बीच हो गए हैं। 8 बीच को पिछले साल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? तो याद रखना, पहले तो इसे डेनमार्क की एक पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, वो देती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। तो अगर किसी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब यह हो गया कि वो बीच प्लास्टिक मुक्त है, गंदगी मुक्त है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं से लैस है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के कोणार्क तट पर मौजूद चंद्रभागा बीच ये ब्लू फ्लैग टैग पाने वाला भारत का पहला बीच बना था। और अभी 2 को और मिल गया, एक तो केरल का कोवलम बीच और पुडुचेरी का ईडन बीच। इस तरह से भारत में ये सर्टिफिकेट पाने वाले टोटल 10 बीच हो चुके हैं आज तक की बात करें तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल के इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली आईपीएल इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो अभी इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 200वां मैच खेला है। लेकिन अगर जनरली आपसे पूछा जाएगा तो आप देखोगे कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना
इन सब के बाद विराट कोहली 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं। फर्क समझ में आ रहा है? प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक टीम के लिए इन्होंने 200 मैच खेले हैं, और ओवरऑल 200 मैच खेलने की बात करेंगे तो ये पांचवें नंबर पे आते हैं। इस बार के 2021 के ये आईपीएल कौन सा संस्करण है? 14th संस्करण है, जो पहले भारत में शुरू हुआ था, लेकिन आधे ही मैच हो पाए थे कोरोना के कारण। तो अभी इसके बचे हुए मैच स्टार्ट हो गए हैं। कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहे हैं, जहां पे इसका 13वां संस्करण हुआ था। 13वां संस्करण किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। और आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वीवो है। चलिए बताइए, किंग्स 11 टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पंजाब किंग्स कर दिया गया था। उसी तरह से दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदल करके दिल्ली कैपिटल कर दिया गया था। और आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिस मॉरिस। किसने खरीदा था इनको? राजस्थान रॉयल्स ने। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में फोर्ब्स की 2021 में दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की सूची में टॉप पर हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की 2021 की सूची में मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 922 करोड़ रुपए के साथ ये टॉप पर है। दूसरे नंबर पे लियोनल मेसी हैं 811 करोड़ रुपए की कमाई के साथ। और आपको याद होगा, लियोनल मेसी अभी इन्होंने टीम चेंज कर ली है। पहले ये बार्सिलोना के लिए खेलते थे, अब ये फ्रांस की पेरिस सेंट जर्मेन क्लब में शामिल हो गए, उसके लिए खेलेंगे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में किस देश की 107 वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित की गई है? तो आंसर होगा जापान की। तो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों को 107 वर्षीय दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा बहनों के रूप में प्रमाणित किया है। इनके नाम क्या हैं? उमेनो सुमियामा और कोउमे कोदामा। कोदामा है, सुदामा मत कर देना। अब बात जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो है। अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक हुए थे, यहीं पे हुए थे, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस तरह से भारत मेडल के रैंकिंग में बात करोगे तो 48 नंबर पे रहा था। करेंसी यहाँ की येन है, और प्रधानमंत्री जो थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी अभी। और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो अबे। आपको याद होगा 2021 के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, और सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी जापान को ही कहा जाता है। जापान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है माकी काजी। सुडोकू जो पहली है उसके निर्माता थे, ये इनका भी निधन हो गया। अभी जापान ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को भी नियुक्त किया था, उनका नाम क्या है? टेटसुशी सकामोटो। उसके अलावा जापान का एक सुपर कंप्यूटर भी है, उसका नाम फुगाकू है, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू से आपको याद आएगा फुकुओका पुरस्कार, ये मिला था पी साईनाथ को। जापान के साथ 3 तरह के एक्सरसाइज करते हैं हम, धर्मागार्चन, जिमेक्स, शिन्युमेत्री। वैसे एक और एक्सरसाइज हम करते हैं जापान के साथ में, जिसका नाम है सहयोग काजिन, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 9.7%। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में सिक्किम के राज्य मछली किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा कुपर महशीर को, जिसे ही केटली नाम से भी जाना जाता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना, और इसे लाइक करना मत भूलना। और इसके अलावा अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपको बता दूं, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। पास में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।